कपड़े पहनने आते नहीं। अपनी बालकनी में खड़ी सेजल सामने वाले घर के छत पर खड़े निहाल को एकटक देखती आहें भर रही थी। तभी प्रीति, जो कि सेजल की भाभी है, उसे देख लेती है और बालकनी में आकर सेजल के पीछे खड़ी होकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। सेजल डर कर सहम जाती है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। तभी प्रीति कहती है, क्या हो रहा है ननद जी? कुछ नहीं भाभी। क्यों? अब अपनी भाभी से तो मत छुपाओ, मुझे आंखों की भाषा पढ़नी आती है। तुम मुझसे अपने मन की बात बता सकती हो। कौन सा मैं किसी से कहने वाली हूँ, उल्टा तुम्हारी मदद ही करूंगी। सच में कुछ भी नहीं भाभी। ठीक है, तब मैं चलती हूँ। वैसे निहाल की बॉडी बहुत अच्छी है और एक्सरसाइज करता हुआ तो और भी अच्छा लगता है। बोलकर प्रीति वापस जाने लगती है। तभी सेजल उसका हाथ पकड़ के कहती है, भाभी मुझे वो बहुत पसंद है। भाई मुझे तो पहले से पता था, तुम मुझसे छुपा रही थी। तुम आराम से नयन सुख प्राप्त करो, मैं खाना बनाने चलती हूँ। कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। सेजल अजीब सा पुराना बेरंग सूट पहने निहाल को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन निहाल तो उसकी तरफ बिल्कुल देखता ही नहीं। एक नजर देखो तो यार प्लीज, मैं कब से तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। तभी उसकी माँ अंजना उसे आवाज देकर बुलाती है, बेटा नाश्ता कर लो। आई। सेजल सबके साथ नाश्ते के लिए बैठती है और अंजना कहती है, सेजल अब ठीक से रहना सीख, ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दे। अब तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, किसी की भी नजर पड़ेगी तो क्या सोचेगा, रिश्ते कैसे आएंगे बेटा। हाफ पैंट में दिक्कत है तुम्हें, ये सूट तो है। बात सूट और हाफ पैंट की नहीं है, बात है तुम्हारे पहनने के तरीके और पसंद की। अब ये सूट है या पोछा पता ही नहीं चल रहा, मुझे एक जरा अच्छा नहीं लग रहा, इसे पहनना छोड़ दे। उस दिन तुमने वो हाफ पैंट पहना था, उसके साथ वो बॉयज मोजे पहनने की क्या जरूरत थी, ये कौन सा तरीका है। शादी का कपड़ों से क्या रिश्ता है, आप लोग भी ना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अब रहने दे आकाश, कुछ मत बोल इसे। जब इसकी सभी सहेलियों की शादी हो जाएगी और ये घर पर बैठी रहेगी ना, तब इसे समझ में आएगा। लड़के से रिजेक्ट पर रिजेक्ट करते जाएंगे और देखेंगे तक नहीं, तब इसकी अकल ठिकाना आएगी। अभी तो हमारी बोली अखर रही है। मुझे नहीं खाना। ठीक है मत खा, लेकिन नहा तो ले। बिना नहाए धोए घूम रही है सुबह से। सेजल अपने कमरे में चली जाती है और इधर प्रीति कहती है, आप लोग उससे ऐसे कहेंगे तो वो समझने की जगह उल्टा बुरा ही मानेगी ना। अरे तो क्या करूं बहू, सीधी बात उसे समझ में नहीं आती, छाती छिल लेती है। प्रीति खाना लेकर सेजल के कमरे में जाती है और उसके हाथों में थाली पकड़ाते हुए कहती है, चलो खाना खा लो, वरना चेहरे की चमक चली जाएगी। और अगर निहाल की नजर पड़ी तो क्या सोचेगा वो। भाभी आप भी ना। खाकर नहाने चली जाओ, मैं दोपहर में ना पाव भाजी बना रही हूँ। भाभी निहाल को पाव भाजी बहुत पसंद है, मैंने सुना है। अच्छा, दामाद जी को भी पसंद है। सेजल मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है और प्रीति वहां से चली जाती है। सेजल नहा धोकर एक पुरानी जॉगिंग वाली पैंट पहनती है और साथ में अपने भाई की टी शर्ट डाल लेती है। अपने बाल सुखाने वो छत पर जाती है और निहाल को अपने घर के नीचे से जाते देख लेती है। सेजल उसी वक्त भागती हुई जाती है और अपने घर के नीचे पहुंचकर निहाल को आवाज देकर रोकती है, निहाल रुको। क्या हुआ तुम्हें, जब देखो मेरे आगे पीछे करती रहती हो। मैं काम से जा रहा था, पीछे से टोक दिया तुमने। तुम्हारे घर के नीचे से पार होना भी एक जुर्म है जैसे। कैसी बात कर रहे हो तुम? तो और क्या बोलूं बताओ। निहाल गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सेजल की आंखें भर आती है और वो कहती है, कोई नहीं निहाल, पाव भाजी खाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। सेजल निहाल का फेसबुक खोलकर उसकी फोटोज देखती है और उसके दोस्तों को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजती है। तभी सेजल को उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है, तुझे पता है क्या, आज तेरा निहाल किसी लड़की से मिलने गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हो नहीं सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे नयन मटक्का करते हुए। उस पर इतना भरोसा मुझ पर तो नहीं है भाई। ठीक है रहने दे, मैं बेकार में तुझे बताने आई। अरे यार तू बेकार में गुस्सा हो रही है, मैंने बस ऐसे ही कहा। पता ना पूरी बात, वो लड़की कौन थी, कहाँ देखा उसे? मैं जिस रेस्टोरेंट में गई थी आज तेरे जीजू के साथ, उसी में। उस निया है ना, उसके साथ बैठा था वो। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत मेरे निहाल पर डोरे डाल रही है, उसकी आंखें नोच लूंगी मैं। सेजल स्नेहा को फोन करके खरी खोटी सुनाती है। तो मेरे निहाल के साथ कैसे गई, वो मेरा है समझी। अब अगर उसके साथ दिखी ना तो 2 लाफा दूंगी। ये सब क्या बोल रही है, वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे मिलने बुलाया था। रुको उसे ही कॉल पर लेती हूँ। बहुत आई गुंडागर्दी करने वाली, पहनने का रूर तो है नहीं और निहाल को पटाने चली है। तुझसे तो एक कुत्ता भी नहीं पटेगा, तो मेरा निहाल क्या चीज है। हमारे बीच में निहाल को मत लाओ समझी, उसे दूर रखो। अभी तक तो वो मेरा फ्रेंड था, लेकिन अब मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहूंगी। रोक सको तो रोक लो, हमारे कपड़े ही देखकर वो दूर भाग जाएगा। पहले पहनना सीखो, बाद में मुझसे पंगे लेना। स्नेहा फोन कट कर देती है और सेजल गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। क्या सच में मुझे कपड़े पहनने का लूर नहीं है? कपड़े इतने इम्पोर्टेंट है किसी को चाहने के लिए? सेजल तू भी ना किस फटीचर की बात सुन रही है, फोकस ऑन निहाल। भाभी ने पाव भाजी बना ली होगी। सेजल रसोई में जाती है और प्रीति से कहती है,
भाभी आप मुझे गाजर का हलवा बनाना बताओ ना, मैं बनाऊंगी। ओहो, आज तक हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, लेकिन निहाल के लिए मेहनत की जा रही है। बताओ ना भाभी। अरे बता रही हूँ, शांति रखो थोड़ा। प्रीति सेजल को बताती जाती है और सेजल बनाती जाती है। थोड़ी देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है और दोपहर का खाने का वक्त भी हो जाता है। भाभी आप पाव भाजी एक प्लेट में सजा दो, मैं गाजर का हलवा डाल रही हूँ तब तक। ठीक है, निहाल को देने जा रही हूँ ना, तो थोड़ा तैयार होकर सज सवर कर जाना। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या पहनना है। नहीं भाभी, बगल में ही तो जाना है, इतने बगल में जाने के लिए क्या ही कपड़े बदलने। सेजल इसी तरह निहाल के घर चली जाती है और उसकी मम्मी के हाथों में गाजर का हलवा देते हुए कहती है, ये मैंने बनाया आंटी, सोचा कि लेती आओ। निहाल कहाँ है? अंदर है बेटा। सेजल निहाल के कमरे में चली जाती है और उसके सामने पाव भाजी रखते हुए कहती है, तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी खा के बताना कैसी है। दिमाग खराब मत करो। कैसे कपड़े पहने तुमने? लगता है दोनों भाई बहन एक ही कपड़े पहनकर काम चला लेते हो। जैसे कपड़े तुम्हारे वैसी पाव भाजी होगी। ले जाओ, मुझे नहीं खाना। अरे खा के तो देखो। नहीं खाना, बोला ना। निहाल गुस्से में प्लेट को हाथ से हटाता है और वो गिर जाता है। मेरे कमरे में तो क्या, मेरे घर भी कभी मत आना, समझे? जाओ यहाँ से। सेजल को आज पहली बार निहाल की बातें चुभ जाती है। वो रोती हुई अपने घर आती है। प्रीति उसे देखकर सब समझ जाती है। सेजल, लड़कों को अच्छा खाना बनाने वाली के साथ सुंदर और अच्छा कपड़ा पहनने वाली लड़की ही पसंद आती है। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है बताओ? खराबी वाली बात नहीं है, ये कपड़े किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ। प्रीति सेजल को अपने कमरे में ले जाती है और कुछ कपड़े और नाइट सूट उसे देती है। ये वेस्टर्न ड्रेसेस मैंने अपने लिए खरीदे थे जब मैं हनीमून पर गई थी, और ये स्टाइलिश नाइट ड्रेस। आज रात तुम यही नाइट ड्रेस पहनना, देखना कैसे सबकी नजरें तुम पर टिक जाएगी। भाभी मैं ऐसे टॉप नहीं पहनती हूँ। नहीं पहनती हो तो आप पहनो। कल हम मार्केट जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे फैंसी सूट्स भी ले आएंगे। मम्मी ने कहा है एक रिश्ता आया है, तो हो सकता है कुछ लोग तुम्हें देखने भी आए। भाभी ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, और ये टॉप तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, इधर से कटा हुआ उधर से फटा हुआ। अच्छा, और जो तुम पहनती हो वो बहुत अच्छे होते हैं ना, फुल स्लीव्स के टी शर्ट पर बरमुडा और गले तक का सूट जिसमें आदमी सांस भी नहीं ले सकता, बाल हमेशा बंधे हुए जैसे जटा हो। मैं जो बोल रही हूँ वो करो। देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करती हूँ मैं। रात में यही नाइट ड्रेस पहनना है तुम्हें। सेजल रात को अपनी भाभी का दिया हुआ नाइट ड्रेस पहनती है और आज पहली बार अपने बालों को खुलाकर बालकनी में खड़ी होती है। बाहर मोहल्ले में खड़ी सभी लड़कों की नजर सेजल पर होती है, और तो और निहाल भी उसे छुप कर देख रहा था। भाभी की बात में कुछ तो है, जो लड़के कभी मुझे नजर उठाकर देखते भी नहीं थे वो मुझे घूर रहे हैं। सच में आज मैं अच्छी दिख रही हूँ क्या? निहाल भी अपनी बालकनी में खड़ा मुझे छुपकर घूर रहा था, लेकिन नहीं, अब मैं निहाल से बात करने नहीं जाऊंगी। आज उसने मेरा बहुत अपमान किया है। सेजल के मन में अंदर से खुशी छाने लगती है। अगले दिन प्रीति सुबह सेजल से कहती है, सेजल तुम नहा धोकर कल मैंने जो टॉप जीन्स दी थी ना वो पहन लो, हम बाजार चल रहे हैं। जी भाभी। सेजल तैयार हो जाती है। आकाश सेजल को देखकर कहता है, ये सेजल ही है ना कि कोई और? अभी इतने में ही पहचान नहीं पा रहे हो? अभी हम पार्लर और मार्केट जा रहे हैं, उसके बाद तो आप बिल्कुल ही पहचान नहीं पाओगे। चलो सेजल। प्रीति सेजल को सबसे पहले पार्लर ले जाती है। इसके बालों को ना हाईलाइट के साथ स्ट्रेटनिंग कर दो, फिर फेशियल और वैक्स कर देना हाथ पैर में। भाभी नहीं, वैक्स नहीं प्लीज, नहीं वैक्स नहीं। चुप कर, मुझे करवाने दे जो मैं करवा रही हूँ। और हाँ, आईब्रोज भी कर दीजिएगा। लगता है कभी कुछ करवाया नहीं है इन्होंने, पहली बार करवा रही है क्या? हाँ, इसीलिए थोड़ा डर रही हैं। आप अच्छे से कर दो ना। आधे से ज्यादा दिन सेजल और प्रीति का पार्लर में ही चला जाता है। पार्लर के बाद सेजल को देखकर प्रीति कहती है, वाह सेजल कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। मैं अगर लड़का होती ना तो तुम्हें अब भी अभी प्रपोज कर देती। भाभी। सेजल खुद को शीशे में देखती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो, सैंडल चप्पल भी लेना है तुम्हारे ड्रेसेस के हिसाब से, और सूट्स भी लेना है। अब क्या आप मुझे आलिया भट्ट बनाकर छोड़ोगी? नहीं तो क्या, लगना चाहिए मेरी ननद है। कोई भी लड़का तुम्हें देखकर मना नहीं कर सके। मैं तो चाहती हूँ पहला लड़का जो तुम्हें देखने आए उससे ही तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। मुझे निहाल से शादी करनी है भाभी, और किसी से नहीं। अरे पगले, निहाल को मार गोले, तुझे उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। वो अब कुछ है भी नहीं तेरे आगे, अब उसे एक जरा भाव देने की जरूरत नहीं है। सेजल कुछ नहीं कहती। वो लोग पूरे दिन शॉपिंग करती है, फिर रात को घर वापस जाती है। सेजल जैसे ही अपने मोहल्ले में उतरती है, सभी लड़के उसे देखने लगते हैं। एक लड़का तो सामने से आकर सेजल से कहता है, सेजल बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू। निहाल का खून जलने लगता है और वो सेजल को देखकर क्लीन बोल्ड हो जाता है और उसे एक टक देखने लगता है। सेजल उसकी ओर बढ़ने लगती है तो प्रीति उसका हाथ रोक लेती है। सेजल, ये गलती मत करना, तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं? सेजल रुक जाती है।
और अपने घर जाने लगती है। तभी उसके पीछे भागता हुआ निहाल आता है और उसे पीछे से आवाज देकर कहता है, सेजल कैसी हो, क्या हुआ, तुम आजकल दिखती नहीं हो। वो ऐसा है निहाल कि सेजल की शादी होने वाली है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। निहाल को धक्का लगता है, वो वहीं खड़ा रह जाता है। प्रीति सेजल को लेकर घर चली जाती है। घर पर भी प्रीति को देखकर सेजल, अंजना और आकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या लग रही है मेरी बच्ची, वही ना मैं सोचूं, मैंने तो इतनी सुंदर बेटी को जन्म नहीं दिया था। सच में पहचान में नहीं आ रही हो? अब समझ में आया कि कपड़ों से क्या होता है, कितना अंतर आता है। अब चुप हो जा तू, नजर लग जाएगी मेरी बेटी को। नजर उतारती हूँ इसकी। अंजना सेजल की नजर उतारती है। सेजल को आज बहुत अच्छा लगता है कि निहाल उससे मिलने आया था। सब खा पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सेजल कमरे में जाकर सोचने लगती है, निहाल से अब मैं खुद जाकर बात नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इधर निहाल की आंखें सेजल को ढूंढने लगती है और वो उसे देखने के लिए अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता है। लेकिन आज सेजल बालकनी में आती नहीं। निहाल से रहा नहीं जाता और वो सेजल को फोन पे फोन करने लगता है। निहाल का कॉल उठानी ही नहीं वाली, चाहे जो भी हो। सेजल उसका फोन कट कर देती है और बार बार कॉल आने पर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक हफ्ते बाद प्रकाश के घर वाले सेजल को देखने आते हैं। इधर मोहल्ले में भी सबको पता चल जाता है कि सेजल को देखने लड़के वाले आए हैं। सेजल खाने की ट्रे लिए सबके सामने आती है और सबके पैर छूती है। प्रकाश की मां नैना सेजल को देखकर कहती है, भाई मुझे तो लड़की पसंद है, सेजल को तो हमने फोटो में ही पसंद कर लिया था, बस एक झलक देखना चाहते थे, क्यों प्रकाश? प्रकाश जी, अब सेजल को बाहर ले जाओ और थोड़ी देर आप लोग साथ में बिताओ, शादी करनी है आप दोनों को। जी जी। प्रकाश सेजल को अपनी गाड़ी से बाहर ले जाता है और निहाल ये सब देख लेता है। सेजल बस मेरी है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं सेजल से बात करके रहूंगा। उधर सेजल और प्रकाश के घर वाले आपस में बात करके सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। इधर प्रकाश और सेजल भी आपस में बात करते हैं। प्रकाश को सेजल पसंद आ जाती है। सेजल, तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी। सेजल अपना मन मार कर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा तुम मुझे ना ही कर दोगी। प्रकाश और सेजल वापस घर चले जाते हैं। रिश्ता तय हो जाता है। सगाई की तारीख पक्की कर देते हैं। सगाई हो जाएगी तो उसके 3 महीने बाद शादी। ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी करना है शादी कीजिए, लेकिन मेरा एक ही बेटा है। शादी और सगाई जोरदार होनी चाहिए। हाँ जी अंकल जी, मेरी भी तो एक ही बहन है। लड़के वाले चले जाते हैं रिश्ता तय करके और इधर अंजलि सगाई की डेट निकलवाती है जो कि अगले हफ्ते की होती है। निहाल सेजल को फोन पर फोन करता है लेकिन वो उठाती नहीं। फिर निहाल किसी और नंबर से सेजल को फोन करता है। सेजल फोन मत रखना। मैंने सुना है तुम्हारी सगाई है अगले हफ्ते। हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम ये सगाई नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं, मेरे इस लुक को प्यार करती हो। अब से मुझे फोन मत करना। अरे मेरी बात तो सुनो। सेजल फोन कट कर देती है। निहाल अपनी बालकनी में घंटों सेजल की एक झलक पाने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन अब सेजल बालकनी में खड़ी होना बंद कर देती है। सेजल और प्रकाश के घर में सगाई की जोर शोर से तैयारी होने लगती है और देखते ही देखते सगाई का दिन आ जाता है। सेजल किसी प्रिंसेस से कम नहीं दिख रही थी। सब नाच गा रहे थे। इधर निहाल के बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो जाती है और वो सेजल की सगाई पर पहुंच जाता है। निहाल को देखकर सेजल की आंखों में पानी भर आता है। प्रकाश जी, अब रिंग पहनाइए। चांद से भी खूबसूरत हो तुम। मेरे अंधेरे जीवन में आकर उसे उजाले से भर दोगी ना सेजल? हाँ। प्रकाश घुटने पर बैठकर सेजल को रिंग पहनाने लगता है और निहाल जोर से चिल्लाकर उसे रोकता है। नहीं प्रकाश, मैं सेजल से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। ये सगाई मत करो, मुझे मेरी सेजल लौटा दो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैंने सबसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। मैंने अपनी बेवकूफी में सेजल के कोमल मन को समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन तुम ये रिश्ता मत करो, वरना सेजल कभी खुश नहीं रह पाएगी और हम दोनों की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। ओए, निकल यहां से, ये सब ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। आकाश अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर निहाल को धक्के देकर वहां से निकालने लगता है। भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। भैया
सेजल और निहाल की सगाई कर दो। मैंने इसकी आंखों में सेजल के लिए सच्चा प्यार देखा है। प्रकाश स्टेज से उतर जाता है। निहाल सबसे हाथ जोड़कर सेजल का रिश्ता मांगता है। मेरी सेजल अगर इसके साथ खुश है तो आकाश निहाल और सेजल की सगाई करवाते। हाँ, सेजल भी निहाल को पसंद करती है। निहाल, जा दोस्त, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन सेजल को कभी दुखी मत होने देना। बिल्कुल नहीं। थैंक यू भाई। सेजल और निहाल की सगाई हो जाती है और कुछ दिनों में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सेजल को उसका प्यार मिल जाता है। नई दुल्हन के जीवन में कितनी तरह की समस्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि खुद दुल्हन बनकर किसी के घर ना पहुंच जाए। और ये समस्या तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब दुल्हन अरेंज मैरिज के बाद ससुराल आई हो और स्वभाव से थोड़ी शर्मीली हो। ऐसी ही एक दुल्हन से आज आपको मिलवाते हैं। तो भाई, हमारी नई नवेली दुल्हन का नाम है नव्या कुमारी, जो शादी करके बिहार के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गई है। शादी के बाद बड़ी बहू खाना लगा दो, और हाँ, छोटी बहू के लिए भी रोटियां सेक लेना। ठीक है माँ जी। अच्छा, चावल तो पसंद होगा ना तुम्हें? नहीं भाभी, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ। लो कर लो बात। यहाँ तो थाली में चावल ना आए तो किसी का पेट ही ना भरे, और तुम कह रही हो कि चावल खाती ही नहीं हो। अरे थोड़ा तो खाओगी ना, या एकदम नहीं? नहीं भाभी, मेरे लिए तो आप एकदम ही मत बनाइए। अच्छा नव्या कुमारी, तो तुम्हारी कितनी रोटी बना दे? वो क्या है ना, सासू माँ का नियम है, घर में एक भी रोटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सबसे पूछ कर ही रोटी बनाती हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि अगर खाना बचता है तो सबसे ज्यादा क्लास खाना बनाने वाले की ही लगाती हैं वो। जितनी सब खाते हैं मेरी भी उतनी बना लीजिए भाभी। अच्छा ठीक है, 2 रोटी बनाए दे रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे यार, इतनी तेज भूख लगी है, 2 रोटी में मेरा क्या होगा? अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे पतले दुबले शरीर को देखकर धोखा मत खाओ। मैं तो पूरी 4-5 रोटी चट कर जाने वाली लड़की हूँ। लेकिन अब नए नए ससुराल में ऐसे कैसे कहे कि मुझे 4 रोटी खानी है। मन मारकर बेचारी नव्या चुपचाप 2 रोटी खाकर उठ जाती है। शाम के समय, बड़ी बहू सबसे पूछ कर रोटी सेक लो। अरे माँ जी, क्या पूछना है, सबका पता ही है मुझे, बस नव्या की 2 रोटी और बढ़ानी है। बेचारी नव्या ने आधा पेट खाकर किसी तरह दिन तो बिता लिया था, लेकिन अब ये क्या, शाम को भी जिठानी ने उससे बिना पूछे ही उसकी 2 रोटी बना दी थी। देखो तो कैसे सब प्लेट भर भर कर चावल खा रहे हैं, और उसके साथ 2 रोटी भी। और एक मैं हूँ, चावल के लिए मना क्या कर दिया एक बार, दोबारा पूछने तक कोई नहीं आया। अरे इतना लंबा पहाड़ सा दिन इन 2 रोटियों पर कैसे बिताऊंगी मैं? घर पर तो पूरा दिन मैं कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन यहाँ तो पूरा दिन मुंह बांधे बैठना पड़ता है। 2-3 दिन तो इसी तरह निकल जाते हैं। फिर एक दिन रात के 10 बजे, एक बात कहे आपसे? अरे कहो ना, क्या बात है? हमको ना बहुत तेज भूख लग रही है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप प्लीज कुछ खाने को ले आइए ना। अरे इतनी रात को कहाँ जाऊंगा मैं, और मम्मी ने देख लिया तो अलग ड्रामा। तुमने डिनर तो किया था ना? अच्छा, एक आइडिया है, आप ना ऑनलाइन ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दो, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वो घर पर ही हमारी पसंद का फूड डिलीवरी कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो। आयुष नव्या के लिए खाना ऑर्डर कर देता है और किसी तरह दबे पांव खाना लाकर नव्या को थमा देता है। अरे यूं समझ लो अपनी जान पर खेल कर ये कढ़ाई पनीर लाकर दिया है तुम्हें, लो खाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शाम को खाना नहीं खाया था क्या? खाया था ना, लेकिन तुम्हारी मम्मी और भाभी बस 2 रोटी देती हैं मुझे, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं कि कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। अरे तो तुम मांग लिया करो ना, मना थोड़ी ना करेंगे वो। तुम नहीं समझ सकते, एक नए घर में अनजान लोगों के बीच अचानक से आकर रहना कितना अनकंफर्टेबल होता है। तुम शायद यकीन करो कि ना करो, लेकिन बहू के खान पान, हंसने बोलने, हर चीज से ना लोग उसे जज करते हैं। मुझे हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की आदत है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी मम्मी तो मुझे ताने सुना सुना कर पागल कर देंगी। माँ ने समझाया था, ससुराल जाकर 10 तरह के समझौते करने पड़ते हैं, इच्छाओं को मारना पड़ता है। अरे जब मम्मी ये सब कहती थी ना, तो मैं माँ का ये कहकर मजाक बनाती थी कि खाने के बिना तो भाई मैं एक पल नहीं रह सकती, शर्म जाए भाड़ में। लेकिन अब समझ में आ रहा है
ससुराल किस चिड़िया का नाम है? मुझे जोर से छींक भी आ जाए तो तुम्हारी मम्मी मुझे ना घूरने लगती है। अब क्या बहू को छींकने भर का अधिकार नहीं है? अरे भाई तुम जी भर के खाना खाओ, मेरा तो सर चकराने लगा तुम्हारी बातें सुनकर। बस बातें सुनकर ही सर घूमने लगा आपका। अरे मुझसे पूछो कैसे खाने बिना ही मैं अपना दिन बिता रही हूँ। कढ़ाई पनीर से गरम गरम नान खाते हुए नव्या दिल खोलकर आज अपने मन की बातें कर रही थी। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। सबके सोने के बाद आयुष रोज कुछ न कुछ मंगाकर नव्या को देता और फिर नव्या उंगलियां चाटते हुए उसे खाती। एक दिन, हाय बड़ी गैस बन रही है, क्या करूं? अच्छा यहाँ पोर्च में टहल लेती हूँ। सास पोर्च में टहल रही थी, तभी उसे मेन गेट के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अरे कौन है भाई? यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? मैम मैं जोमेटो से आया हूँ, आपके यहाँ से पिज्जा का ऑर्डर है, ऑर्डर को डिलीवर करने का इंतजार कर रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरे बच्चे 8 बजे तक खाकर 9 बजे सो भी जाते हैं, सब सो रहे हैं अंदर। अच्छा ये बता कितने का ऑर्डर है? 1 रुपया नहीं देने वाली मैं तुझे, जा वापस ले जा अपना ऑर्डर। अरे मैम आप बस ये खाना ले लीजिए, बिल हो चुका है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा चल दे जा, इसने पक्का गलत एड्रेस डाल दिया होगा। अब तू लाया है तो वापस क्या करना? वैसे अब गैस में भी आराम है, बाकी सब तो सो गए होंगे। अब यह पिज्जा मैं ही खा लेती हूँ। दरवाजे की ओर से छिपकर अपने पिज्जा को माँ के पेट में जाते देख भी बेचारा आयुष कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप माँ को उसका पिज्जा खाते देखता रहता है। नव्या सॉरी, लेकिन आज तुम्हें ऐसे ही आधे पेट खाकर गुजारा करना होगा। हाँ अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर से रात के 11 बजे गैस की शिकायत होने पर सास पोर्च में टहलने लगती है। माँ के पोर्च में होने के बाद से अनजान आयुष कुछ देर बाद दबे पांव आकर डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर जैसे ही मुड़ता है सामने खड़ी थी माता जी। अच्छा तो कल भी वो पार्सल तुम्हारा ही था? तभी मैं सोचूं कि आज तक तो कभी कोई गलत पार्सल हमारे घर आया नहीं, फिर अचानक आज कैसे आ गया? ये क्या नई लत पाल लिए हो? अरे बचपन से ही मैंने सिखाया है कि बाहर का खाना नुकसानदायक होता है। तू ही बता, कभी कुछ खिलाया क्या बाहर से लाकर? मैंने खुद ही घिस घिस कर सब घर में बना कर खिलाती थी, फिर यह कैसी गंदी आदत लगाई है तूने? तुझे पता है ना ये सब बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है। अब समझ में आया, ये सब तू बहू की शय में सीख रहा है। देख लो आजकल के लड़के का जीवन, सारा जीवन माँ इन्हें अच्छा बुरा सिखाने में बिता दे और फिर बीवी को आए 4 दिन होते नहीं कि इनके रंग ढंग बदल जाते हैं। अरे अगर इतना ही चाट पकौड़ी खाने का तेरा मन ललचा रहा है ना, तो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहता कि तुझे घर पर ही बनाकर खिलाए? अरे माँ आपको यकीन नहीं है कि अपने बेटे पर? मैंने आज तक कभी बाहर का खाना खाया है जो अब खाऊंगा। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, आंखों के सामने खड़ा झूठ बोल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि तू खाना लेने आया है और सामने खड़े होकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। तभी मैं कहूँ दिन पर दिन तेरा पेट कैसे बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है बेटा, अब ये जो जंक फूड खाने की गंदी आदत डाली है ना तूने, उसके बदले में कल से तुझे डाइट फूड मिलेगा। अब यही तेरी पनिशमेंट। अरे माँ सुनो तो। माँ तो आयुष की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में बेचारा आयुष तंग आकर अपने कमरे में लौट जाता है। ये लो, आज आखिरी बार जी भर के बाहर का खाना खा लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी खाना ऑर्डर नहीं करने वाला। ये कैसी बात कर रहे हो आप? अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करोगे तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। देखो अपना पेट भरने की जिम्मेदारी सबकी अपनी खुद की होती है। तुम पेट भर के खाना खाओ या आधे पेट, ये तुम्हारा सर दर्द है, लेकिन अब मैं और इस पचड़े में नहीं फंसने वाला। आयुष के खाना ऑर्डर करने से मना करने के बाद बेचारी नव्या के लिए अब और मुसीबत हो गई। हर रोज आधा पेट खाना खाने के कारण उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। एक दिन, अरे नव्या बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे चकरा कर कैसे गिर पड़ी? आयुष बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। बहन जी आपकी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुपोषण की शिकार हो। बहुत ज्यादा काम ले रही है क्या आप इससे? अरे डॉक्टर साहब, हमने तो शादी के बाद 15 दिन तक इससे किसी काम में हाथ तक नहीं लगवाया। अभी 10 दिन से घर के काम करने लगी है।
उसमें भी मेरी बड़ी बहू और मैं ही ज्यादा काम करते हैं। ये तो बस कभी कभी सब्जियां काट देती है, बस इतने से ही कुपोषण हो गया इसको। देखिए ये सचमुच काफी सीरियस है, ऐसा लगता है आप लोग खाना ही नहीं देते इसको। अरे अब बोलेगी भी, तुझे क्या यहाँ खाना नहीं मिलता? वो मम्मी जी, मुझे ना 4-4 5-5 रोटियां खाने की आदत है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ 1 या 2 रोटी खा रही हूँ। पेट न भर पाने के कारण मेरा वजन लगातार कम होता जा रहा है और आज तो भूख से मुझे चक्कर ही आ गए। अरे महारानी, तो किसने कहा था भूखे रहने को? हमारे घर में राशन की कमी थोड़ी ना है जो तू 1 रोटी खाकर काम चला रही है। वो मम्मी जी, घर में सब लोग 1 या 2 रोटी ही खाते हैं, तो मुझे सबके सामने 5 रोटी खाने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बिना 1 या 2 रोटी खाने के बाद उठ जाती थी। नव्या की बात सुनकर घर में सभी की हंसी छूट जाती है और उस दिन के बाद नव्या को बिना कहे ही 5 रोटियां उसकी थाली में मिलने लगती है। नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार, कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूं। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा।
अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूं और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूं, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं।